नमस्कार दोस्तों, प्रतिज्ञा कोचिंग चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही आसानी पूर्वक केमिस्ट्री को नज़दीक ला देंगे। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज का एकदम लेसन बाय लेसन करके, चैप्टर बाय चैप्टर एकदम आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीका से कभी भी सूत्र को किस तरह से याद करेंगे, एकदम आसानी पूर्वक आपको याद करा दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो केमिस्ट्री से दूर भागते हैं, उसको सूत्र नहीं याद होता है, समझ में नहीं आता है। वैसे स्टूडेंट को हम नज़दीक लाते हैं और केमिस्ट्री से प्यार हो जाता है। तो चैप्टर है लेसन वन। लेसन कर करके आपको बता दिया जाएगा कि कौन लेसन में क्या पढ़ना है। तो लेसन वन है, लेसन वन केमिस्ट्री में है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ध्यान से समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है? किसी पदार्थ के साथ जब रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है, वह कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, दूध से दही बना, तो एक प्रकार का रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद दूध से दही का निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो नए पदार्थ का निर्माण होगा उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होता है वह ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। दो या अधिक पदार्थ मिलकर के, देखिएगा ध्यान से इसका परिभाषा, दो या अधिक पदार्थ मिलकर के, दो या अधिक पदार्थ मिल करके, दो या अधिक पदार्थ मिल करके, या ध्यान दीजिएगा, दो या अधिक पदार्थ मिल करके एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो नया पदार्थ का निर्माण होगा उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, वह केमिकल रिएक्शन कहलाता है। दो या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वह केमिकल रिएक्शन कहलाता है। निर्माण होता है वह केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसका डेफिनेशन, दो या अधिक पदार्थ मिल करके एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है और जो भी नए पदार्थ बनेगा उसका प्रॉपर्टीज, उसके गुण अलग होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल H2+O2 ये बनाता है H2O। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहेगा ये दो पदार्थ मिल रहा है और ये पदार्थ के मिलने से एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ। तो देखिए, मिला तब नहीं है बना, ये मिलता नहीं तो इसका H2O का निर्माण नहीं होता। तो इसके मिलने से एक पदार्थ का जो निर्माण हुआ वह कहलाता है केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का संयोग किया, मिला लिया, मिलाने के बाद H2O का निर्माण हुआ। तो देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके एक नया पदार्थ बनाया, उसका नाम है जल। क्या नाम है? जल।
आप ध्यान से सुनेंगे, हमने बताया कि नया पदार्थ जो भी बनेगा उसका गुण अलग होगा, उसके प्रॉपर्टीज अलग होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, लेकिन जो पदार्थ बना, जो जल बना, वो जल एक प्रकार का द्रव है। देखिएगा, इसके गुण में विभिन्नता पाया जाएगा, इसके गुण अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और जो बना नया पदार्थ वह द्रव है, तो गैस का गुण अलग होता है, द्रव का गुण अलग होता है। इसलिए कहा गया जो भी केमिकल रिएक्शन से पदार्थ का निर्माण होगा उसका गुण अलग होते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, इसमें दो पदार्थ होते हैं, एक होते हैं अभिकारक, एक होते हैं अभिकारक जिसे रिएक्टेंट कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। एक पदार्थ होता है उसका नाम है प्रतिफल, प्रतिफल को प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दोनों का डिफिनेशन बताएंगे, जो भी बताएंगे वो आपके परीक्षा में टपक जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अभिकारक को रिएक्टेंट कहेंगे और प्रतिफल को प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसका परिभाषा समझेंगे, डिफिनेशन क्या होता है। जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे अभिकारक कहलाएगा, और भाग लेने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा वह प्रतिफल कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और जो नया पदार्थ का निर्माण हुआ वह प्रतिफल कहलाते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया, तो अभिक्रिया में भाग लिया इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। ये दोनों के मिलने से नया पदार्थ कौन बना, H2O, तो H2O को कहेंगे प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया। फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेगा, जो भी प्रतिफल बनेगा वो नया पदार्थ बनेगा। तो इतना याद रखिएगा, अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और जो नए पदार्थ बनेंगे वह प्रतिफल कहलाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या होता है, किस तरह से रिएक्शन होंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा वह ध्यान दीजिएगा। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दही, दूध से क्या बना, दही। तब बताइए, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन हुआ। अब कैसा दूध से दही बना, केमिकल रिएक्शन क्यों कहेंगे, तो कहें जो पदार्थ है और जो पदार्थ बना उसके गुण में विभिन्नता पाया जाना चाहिए, उसके गुण में अंतर पाया जाना चाहिए, तब भी कहेंगे केमिकल रिएक्शन होगा। अब जब गुण में विभिन्नता नहीं पाया जाएगा तब नहीं कह सकते हैं कि इसका केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे दूध से दही बना, ये दोनों दूध का गुण और दही के गुण में अंतर पाया जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि दूध से दही बनना एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। अब आगे देखेंगे, अब भोजन का पाचन, भोजन का पाचन ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दूध से दही बनना कौन सा रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। खाते हैं, खाने के बाद पौष्टिक तत्व मिलता है, पौष्टिक तत्व मिलता है, विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वसा मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, और भोजन का पाचन हो जाता है। तो ये भोजन का पचना ही एक प्रकार की रासायनिक रिएक्शन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, वह ध्यान दीजिएगा। अब है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब ध्यान दीजिए क्या लक्षण है इसका, कौन कौन लक्षण होते हैं, इसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं, वह ध्यान दीजिए। कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन, कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन कहते हैं इस बचवा के कैसन लक्षण है, कुकुर लक्षण है कि अच्छा लक्षण है, मतलब कुकुर जैसा भी किस बच्चे को लक्षण होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का कौन कौन से लक्षण है वह ध्यान दीजिएगा। पहला लक्षण है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। कलर का अर्थ होता है रंग, चेंज का अर्थ होता है बदलाव, उसके रंग में परिवर्तन होना चेंज इन कलर कहलाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा चेंज इन कलर। अब यहां ध्यान दीजिए रंग में परिवर्तन क्या होते हैं, रंग में परिवर्तन। तो यहां ध्यान दीजिए जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को लेंगे, अब पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बैगनी होता है, उसमें नींबू का रस डाल दिया जाए तो बैगनी रंग गायब हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो इस तरह से कहा गया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके रंग में परिवर्तन हो गया। पहले बैगनी रंग थे लेकिन अब धीरे धीरे सफेद हो गया। तो यहां ध्यान दीजिए रंग में परिवर्तन, ये टॉपिक समझेंगे। रंग में परिवर्तन बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होते हैं, रंग में बदलाव होते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे कहेंगे कि रंग में बदलाव होते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक लिया जाए CuSO4, CuSO4 को तूतिया कहा जाता है, तूतिया, CuSO4 को तूतिया कहेंगे। इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। रासायनिक नाम पूछा जाए तो कहेंगे कॉपर सल्फेट, इसे तूतिया कहा जाता है। अब जब इसमें 5H2O लगा दिया जाए तो इसे नीला थोथा कहेंगे, लेकिन यहाँ अभी केवल 5H2O लगा हुआ नहीं है, केवल CuSO4 है, इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट, इसी को तूतिया कहेंगे। और कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। पूछेगा कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है, तूतिया कहा जाता है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता का चूर्ण डाल दिया जाए, जस्ता का चूर्ण, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता का चूर्ण डाल दिया जाए तो इसका नीला रंग गायब हो जाते हैं, नीला रंग गायब होकर के सफेद हो जाता है। तब बताइए पहले यहाँ रंग कैसा था, नीला, लेकिन अब कैसा हो गया, सफेद। बता रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, रंग में बदलाव हुआ कि नहीं। तो रंग में बदलाव किसके कारण हुआ, केमिकल रिएक्शन के कारण रंग में बदलाव हो गया। तो फिर से एक बार समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होते हैं, चेंज इन कलर, कलर में बदलाव होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4, इसे तूतिया कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। एक कॉपर सल्फेट के विलयन में किसका चूर्ण डाला जाए, जस्ता का चूर्ण। जस्ता का चूर्ण डालने से नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो किस रंग का हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। क्लियर हो गया, ये रंग में बदलाव है।
अब देखिए आगे उसके बाद दूसरा लक्षण क्या है वह ध्यान दीजिएगा। दूसरा लक्षण क्या है वह ध्यान दीजिए। क्लीन करने वाला अब ध्यान दीजिए आगे। ये तो पहला लक्षण बताया गया रंग में परिवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा लक्षण क्या है। दूसरा लक्षण क्या है गैस की उत्पत्ति। दूसरा नंबर है गैस की उत्पत्ति। गैस का उत्पन्न होना गैस की उत्पत्ति कहलाता है। तो ध्यान दीजिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस कहेंगे गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 ये बनाया ZnSO4 अब प्लस H2। देखिए हाइड्रोजन गैस का उत्पत्ति हुआ कि नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी उत्पन्न होते हैं। गैस की उत्पत्ति होती है। तो एग्जाम्पल बता दीजिएगा कि Zn को जिंक कहा जाता है। H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। अम्लों का राजा कहा जाता है। बैटरी अम्ल कहेंगे। तो Zn को जिंक कहेंगे। H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे और ZnSO4 को जिंक सल्फेट कहा जाएगा। जिंक सल्फेट और H2 को हाइड्रोजन गैस कहेंगे। तो Zn ने किसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। कौन गैस को मुक्त करेगा तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। गैस का उत्पन्न होता है। अगला नंबर है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में बदलाव चेंज ऑफ स्टेट। अब अगला तीसरा नंबर ध्यान देंगे लक्षण क्या होता है। तीसरा नंबर ध्यान देंगे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में बदलाव। अवस्था में परिवर्तन। अब यहां ध्यान दीजिए इसे बोला जाएगा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट अवस्था में परिवर्तन। अवस्था जैसे ठोस द्रव गैस। तो यहां देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया करके अवस्था में परिवर्तन होते हैं उसके स्टेट में बदलाव होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कैसे स्टेट में बदलाव होगा। जैसे मोमबत्ती एग्जाम्पल लिया जाए तो मोमबत्ती। अब यहां ध्यान दीजिए कि मोमबत्ती तीनों अवस्था में बदलता है। तीनों अवस्था में बदलता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोमबत्ती कितने अवस्था में बदलता है। तीनों अवस्था में बदलता है। अब यहां ध्यान दीजिए मोमबत्ती किस तरह से तीनों अवस्था में बदलेगा उस फिगर के माध्यम से हम क्लियर कर देते हैं। घबराइए मत, पढ़िए तो मजे ही मजे आएगा और सब चीज समझ में आ जाएगा कि मोमबत्ती कितने अवस्था में बदलते हैं और मोमबत्ती का जलना कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा परिवर्तन होगा वो ध्यान दीजिएगा। एक मोमबत्ती है, ध्यान दीजिए इस तरह से जो बन रहा है वो मोमबत्ती की ज्वाला है। मोमबत्ती की ज्वाला। तो ये देखिए मोमबत्ती है। मोमबत्ती को जब खरीद के लाते हैं
तो मोमबत्ती ठोस अवस्था में रहता है। जब इसे माचिस की तीली से जलाया जाए तब गैस और द्रव की अवस्था में बदल जाते हैं। गैस और द्रव की अवस्था में बदल जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मोमबत्ती तीनों अवस्था में बदलता है। पहले ठोस अवस्था में रहता है, जला देने के बाद ये मोमबत्ती गैस और द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसलिए कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिए, कह सकते हैं मोमबत्ती कितने अवस्था में बदलता है, तो मोमबत्ती 3 अवस्था में बदलता है। पहले किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। जला देने के बाद गैस और द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब यहां समझिएगा, कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, इसे केमिकल चेंज कहेंगे। और मोमबत्ती का गलना, जब मोमबत्ती गल गया, मोमबत्ती का गलना, तो मोमबत्ती जब गल जाएगा तो ये भौतिक परिवर्तन होगा, इसे फिजिकल चेंज कहेंगे। भौतिक परिवर्तन, इसका मतलब मोमबत्ती गलने से मोमबत्ती का पुनर्निर्माण हो सकता है, लेकिन मोमबत्ती के जलने से मोमबत्ती का पुनर्निर्माण नहीं होगा। इसलिए कहा जा सकता है मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का गलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती तीनों अवस्था में बदलते हैं। पहले मोमबत्ती किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। जला देंगे तो गैस और द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब एक और है लक्षण ताप में परिवर्तन, ताप में बदलाव। तो ध्यान दीजिएगा, ताप में कैसे बदलाव होगा। ताप में परिवर्तन, कभी ताप बढ़ जाता है तो कभी ताप घट जाता है। तो इसी को कहा गया ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां ध्यान दीजिए, ताप में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होते हैं। तो किस तरह से ताप में परिवर्तन होगा, वह एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। बाजार से कली चूना लाइए। कली चूना का सूत्र होता है CaO। कली चूना बाजार से खरीद के लाइए और कली चूना के ऊपर जब जल डाला जाए, कली चूना के ऊपर जल डाला जाए तो उससे एक प्रकार की हीट निकलती है, एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है। तब देखिएगा, ऊष्मा निकलने से इसका मतलब है इस रिएक्शन का ताप बढ़ गया, तो कहेंगे ताप में परिवर्तन हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब जब इस कली चूना के ऊपर जल डाला जाए तो भाखड़ा चूना का निर्माण होता है। भाखड़ा चूना का सूत्र होता है CaOH के हॉल 2। CaOH के हॉल 2, इसे भाखड़ा चूना कहा जाता है। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। अब इसे बुझा हुआ चूना क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें ऊपर जल डालने से ऊष्मा बाहर नहीं निकलता है, ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए इसे कहा गया बुझा हुआ चूना। और कली चूना को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अब कहेगा बिना बुझा हुआ चूना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर जल डालने से एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन के कारण इसे बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH के हॉल 2। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि बाजार से कौन चूना लाया गया? कली चूना। कली चूना के ऊपर क्या डाला गया? जल।
कौन सा चूना बना? भखरा चूना। अब भखरा चूना बनने के बाद इसका ताप क्या हो गया? बढ़ गया। तो देखिए ताप बढ़ जाना और ताप घट जाना। जब ताप बढ़ गया तो इसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ऊष्माक्षेपी कहेंगे। इतना याद रखिएगा, जिस रिएक्शन का ताप बढ़ जाता है ऊष्माक्षेपी कहलाता है और जिस रिएक्शन का ताप घट जाता है ऊष्माशोषी कहलाएगा। अब यहाँ पूछ सकता है बाजार से कौन चूना लाए थे? कली चूना। इसके ऊपर क्या डाला गया? जल डाला गया। कौन सा चूना बना? भखरा चूना। इससे ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण ताप क्या हो गया? बढ़ गया। तो ताप बढ़ना एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अब देखिए तो ताप बढ़ गया और ताप घटेगा कैसे? वह ध्यान दीजिएगा। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर CaCO3। चूना पत्थर को संगमरमर कहेंगे। चूना पत्थर को संगमरमर कहेंगे। इसे संगमरमर के द्वारा शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में, अपन औरत के याद में ताजमहल बनाए थे। बताइए पहले वाले लोग अपनी औरत के याद में ताजमहल बनाए थे। आवाज वाले तो और कुछ कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कली यहाँ संगमरमर हो गया, कहता है संगमरमर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, संगे मर तोरा बिना जीवन है। यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ CaCO3 चूना पत्थर कहेंगे। चूना पत्थर को संगमरमर कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसे जब गर्म किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में बढ़ जाता है, एक कली चूना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। एक कली चूना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको गर्म किए तो ऊष्मा का अवशोषित किया, तो अवशोषित करने के बाद ताप इस अभिक्रिया का घट जाता है और जब ताप का घटना ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर को गर्म किए तो दो पार्ट में बढ़ गया, एक कली चूना दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये ऊष्मा का अवशोषण किया, अवशोषण करने से इस रिएक्शन का ताप घट गया और घटना ही कहलाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ये पूरा क्लियर हो गया रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। अब आगे टॉपिक चलेगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। आज का टॉपिक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय प्रतिज्ञा परिवार।